फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मेरा जितना सब्सक्राइबर है और जो भी हम लोगों का वीडियो पसंद करते हैं उन सभी लोगों को नया साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमारा पास एक Redmi 5A मोबाइल है जो कि फुल्ली डेड है और इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगाने से भी सही एम्पियर ले रहा है, VPH वोल्टेज भी सही बना रहा है, V बस वोल्टेज भी सही है, हर कुछ वोल्टेज सही है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखिए चार्जिंग कनेक्टर को इसका साथ कनेक्ट करेंगे हमारा DC पावर सप्लाई में। देखिए चार्जिंग कनेक्टर जैसे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे भी एम्पियर तकरीबन सही ले रहा है। देखिए 516, फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों नहीं शो हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बारी, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो दैट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग माइक्रोस्कोप में चलेंगे और सेट को हमने पहले से खोल के रखा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग हॉट टेस्ट कर लेंगे इसका वोल्टेज वगैरह। इस तरह घुमा देता हूँ। ये जो चार्जिंग IC है, इस IC पे हम लोग चेक करेंगे कि इसका इनपुट वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। तो हमने ऑटो में सेट कर देंगे मल्टीमीटर को। आप लोग मल्टीमीटर को देखते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्लैक को ग्राउंड में रखेंगे और एक बार वोल्टेज को चेक करेंगे हम लोग। ऑटो में सेट कर देता हूँ। तो ये जो चार्जिंग IC है, इसका 1 नंबर पॉइंट में हमारा V बस वोल्टेज आ जाना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे V बस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही वोल्टेज आ रहा है, 5.1 वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा इसका जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC होते हुए V बस वोल्टेज यहाँ से फिर यहाँ पे वोल्टेज को भेज देता है। तो यहाँ तक हमारा लाइन बिल्कुल ओके है। और अभी हम लोग चेक करेंगे यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज VBAT और VPH वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाता है इस कॉइल के इस तरफ से। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चेक करेंगे इस पॉइंट लेग पे कि V बस वोल्टेज। देखिए यहाँ पे 4.2 वोल्टेज जो V बस वोल्टेज बिल्कुल VPH वोल्टेज जो बिल्कुल सही निकल रहा है। देखिए यहाँ पे, और एक बार दिखा दो चेक करके। देखिए ये 4.2 वोल्टेज तक जाएगा, 3.7, 3.9। देखिए 4.2 वोल्टेज निकल रहा है। इसका मतलब ये वोल्टेज निकल रहा है, फिर ये वोल्टेज फिर इन हो जाता है IC का अंदर, जो कि हमारा इस लेग का अंदर होना चाहिए। हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 वोल्टेज इन हो रहा है, यहाँ से फिर आउट होगा VBAT के लिए, जो कि हमारा इस वाला कैपेसिटर में इस वाला लेग में मिलेगा। तो ये भी वोल्टेज सही निकल रहा है। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे बैटरी के लिए जो VBAT वोल्टेज जा रहा है 4.12। तो ये IC बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, हमारा हॉट टेस्ट में देख लिया। तो एक बार हम लोग पावर IC को भी चेक कर लेंगे कि वहाँ पे जो VPH वोल्टेज पहुँचा कि नहीं। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको इस तरह घुमा दूंगा और यह है मेन PM IC जिसको सेकेंडरी लाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि VPH वोल्टेज आ गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी जो VPH पावर वो आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बार हम लोग शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, चार्जिंग कनेक्टर को निकाल देंगे कि यहाँ पे कोई कॉइल वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो बाक कॉइल वगैरह एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, कोई शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो IC हीट होना था जो VPH लाइन में। फिर भी एक बार हम लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप
चेक करना पड़ता है। देखिए इधर कोई भी शॉर्ट नहीं बता रहा है किसी भी कॉइल में। देखिए कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। कॉइल से डायरेक्ट करने से कॉइल का साथ जितना कैपेसिटर का झुंड है इस तरफ उल्टा तरफ, तो एक ही बार में चेक हो जाता है। तो एक एक करके ये जो कैपेसिटर है, ये जो इतना ज़्यादा कैपेसिटर है, इसको एक एक करके चेक करने का ज़रूरत नहीं। अगर आप बैक कॉइल वगैरह, ये सब बैक कॉइल का कनेक्शन है, सीधा सीपीयू का अंदर जाता है, तो कॉइल को चेक कर लेने से आपको इसको एक एक करके चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ बैक कॉइल को चेक करने से आपको ये जो कैपेसिटर का झुंड दिखाई दे रहा है, ये सब उस कॉइल के साथ कनेक्शन है। तो हमारा कॉइल शॉर्ट नहीं है तो हमारा कैपेसिटर ओके। एक बार पावर आईसी का भी अगल बगल में जो चार्जिंग आईसी है उनका भी कैपेसिटर वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे। ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट होने से ये वीपीएच वीवैट वोल्टेज नहीं बनाना था। ये भी सब ओके है, देखिए सब ओके है। एक तरफ वैल्यू दे रहा है और ये कॉइल भी ओके था, इसलिए वीपीएच वोल्टेज सही बन रहा था। तो कोल्ड टेस्ट करके भी हम लोग देख लिया, बिल्कुल सही है। एक बार इसका जो सिग्नल वगैरह आता है, क्लॉक सिग्नल वगैरह है, जो आईटीसी वाला लाइन है, ये सब लाइन को एक बार हम लोग सिग्नल को चेक करेंगे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम पावर आईसी से लग रहा है। ठीक है, तो पावर आईसी ऑन नहीं हो पा रहा है, मतलब इसका अंदर हो सकता है कि सीपीयू का जो सिग्नल इसका अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसका वजह से ये सेट चालू नहीं हो रहा है। क्यों? और इसमें बहुत काम हो चुका है ऑलरेडी। सीपीयू भी निकल के देख लिया, उसके बाद यूएनसी भी प्रोग्रामिंग करके भी देख लिया, सब कुछ ओके है सेट का अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा पेस्ट लगा हुआ है, ये हर जगह घूम के आया। तो मैक्सिमम दुकान वालों ने इसका सीपीयू पे काम किया, फिर भी इसका फॉल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ। तो इसका जो सिग्नल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो किसी भी यूट्यूब का वीडियो में नहीं बताता है। सिग्नल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कि आपका जो ओसिलोस्कोप मशीन होता है, जो डीएसओ मशीन होता है, ओसिलोस्कोप मशीन या डीएसओ मशीन जो होता है, उससे आप लोग को ये सिग्नल वगैरह चेक करना पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मोटा दिखा देंगे इसका जो फ्रीक्वेंसी वगैरह। जैसे अभी हम लोग एक बार हाउस में चेक करेंगे, तो इसका पावर आईसी का थोड़ा जहाँ से सिग्नल आता है उसको हम लोग एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि सही सिग्नल आ रहा है कि नहीं। तो एक बार और इस सिग्नल को चेक करने के लिए ऐसे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जो किलो हर्ट्ज़ में रीडिंग शो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेगा हर्ट्ज़ दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज वगैरह अभी दिया नहीं है। तो चार्जिंग कनेक्टर लगा के इसको चेक करना पड़ता है। तो हमारा मल्टीमीटर में थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकता है। और मैं जितना सब्सक्राइबर उनको बताऊंगा, एक ओसिलोस्कोप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का सिग्नल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये क्लॉक सिग्नल वगैरह इसका अंदर, अभी मैंने चार्जिंग कनेक्टर जैसे लगा दिया, अभी एक बार सिग्नल को चेक करेंगे हम लोग। ये जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, इसका अंदर से सिग्नल ज़्यादातर दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक सिग्नल आता है। देखिए यहाँ पे एक सिग्नल का लाइन मिसिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है, देखिए 356 मेगा हर्ट्ज़।
ये देखिए क्रिस्टल का भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये। और ये एक्चुअली सही फ्रीक्वेंसी नापने के लिए नहीं होता, फिर भी हमें ऐसे लग रहा है यहाँ पे क्लॉक सिग्नल एक मिसिंग है जो यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जो क्लॉक सिग्नल दिखा रहा है 68 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल है यहाँ से यहाँ पास होना चाहिए, तब जाके ये आईसी को क्लॉक सिग्नल मिलता है और ये आईसी एक्टिव होता है, तब जाके ये रेगुलेटेड वोल्टेज वगैरह तैयार करता है। तो यहाँ पे शायद एक 0 ohms का रजिस्टर होना चाहिए जो कि यहाँ मिसिंग है, काम करते वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस सिग्नल की जगह में एक 0 ohms का रजिस्टर दूसरा बोर्ड से निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे हमारा सेट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग एक 0 ohms का रजिस्टर यहाँ पे दूसरा मदरबोर्ड से निकालेंगे। ये देखिए इस बोर्ड में 0 ohms का रजिस्टर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, तो हम लोग रजिस्टर को निकाल लेता हो, ठीक है, फिर जाके यहाँ पे लगाता हो। तो फ्रेंड्स हम लोग रजिस्टर को थोड़ा जूम करके दिखाता हो। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए इस रजिस्टर को अभी हम लोग लगाएंगे। ये 0 ohms का रजिस्टर होता है, ठीक है। और ये हमें मालूम चला, इसका जो सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम आता है वहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक 0 ohms का रेजिस्टेंस जो ओपन हो गया, तो वहाँ पे एक 0 ohms का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, क्योंकि तभी जाके इसका क्लॉक सिग्नल, जो एक सिग्नल आता है बीवी क्लॉक नाम के है, ठीक है, क्लॉक सिग्नल है जो कि हमारा सीपीयू से आता है, और यही सिग्नल हमारा इसमें मिसिंग है। तो अभी हम लोग इस रजिस्टर को लगा देंगे। ये 0 ohms का रजिस्टर होता है, तो थोड़ा हम लोग हीट करके देखिए इसको अभी हम लोग लगाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक पोजीशन ले लिया, इसका मतलब हमारा रजिस्टर बैठ गया, ठीक है। तो थोड़ा 1 मिनट ठंडा होने देंगे और इसका थोड़ा रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इस रजिस्टर का दोनों तरफ सेम वैल्यू होना चाहिए। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है तो चेक कर सकते हैं। देखिए 739, और इस तरफ भी चेक कर लेंगे एक बार। 740, मतलब थोड़ा बहुत टॉलरेंस रेजिस्टेंस हो रहा है। देखिए दोबारा देखिए 741, और यहाँ पे भी 742, तो ऑलमोस्ट ये सही है, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्शन है मैं एक बार स्कीमेटिक में दिखा देना चाहता हूँ। मैं मोबाइल पे लोड करके रखा हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो पावर आईसी कंट्रोल कैसे करता है उस कवर में जो ये वाला लाइन हमारा मिसिंग था, जो मैं इधर थोड़ा इस तरह दिखाई देगा आपको। देखिए BVCL के 1 जो ये वाला लाइन हमारा मिसिंग था, ये जो 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा मिसिंग था। देखिए, और ये हमारा 6 नंबर जो हमारा पावर आईसी है 6 नंबर पिन में जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये सर्किट मिला था, तो ये देख के हमने फाइंड आउट किया। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स इस तरह एक छोटा सा प्रॉब्लम को बहुत आदमी क्या करते हैं, सीपीयू निकल देता है, EMC निकल देता है, जिसका वजह से बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, सेट बाद में डेड हो जाता है। तो सही जानकारी नहीं होने की वजह से आदमी लोग इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग को ज़रूर एक ऑसिलोस्कोप खरीदना चाहिए मोबाइल फील्ड में जब तक आप लोग काम करोगे। और जी भाई
तो फ्रेंड इसी तरह स्कीमेटिक देख के आप लोग ज़्यादातर स्कीमेटिक को ही फॉलो करना है, हार्डवेयर एंड टूल सॉल्यूशन जो है उसको नहीं देखना। इसका अंदर हर डिटेल कहाँ पे कौन सा वोल्टेज, कौन सा लाइन, कौन सा पिन से क्या क्या है वो सही मालूम चलता है, ठीक है। और ऑसिलोस्कोप बिना मोबाइल फील्ड में सिग्नल नॉर्मल मीटर से आप नहीं चेक कर सकते, इसलिए ऑसिलोस्कोप बहुत ही ज़रूरी है। और उसका सिग्नल के बारे में एक बार स्टडी ज़रूर करना। मुझे अगर हम लोगों को हो सके हम लोग सिग्नल के बारे में आप लोग को बताते रहेंगे और इसी तरह क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम करो, आप लोग भी सही टेक्नीशियन बनोगे। ये नहीं कि कोई भी आईसी निकालो बिना ट्रेस करके, आईसी वगैरह सब निकल देता है। अगर हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए। तो अभी एक बार हम लोग फ़ोन को बोर्ड में लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। तो वोल्टेज जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी सिग्नल, क्योंकि कोई सिग्नल बिना कोई भी आईसी वर्क नहीं करता। हर एक आईसी का अंदर एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी छोड़ के हर एक आईसी में सिग्नल प्रोवाइड किया है, सीपीयू से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सिग्नल ही अगर डैमेज नहीं मिलेगा आईसी को तो क्या करते, वर्क नहीं करता है। जैसे पावर आईसी को सिग्नल नहीं जा रहा था, इसका कारण वो बाकी वोल्टेज नहीं तैयार कर पा रहा है, ठीक है। तो इस सिग्नल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग सिग्नल को 0 ohms का रजिस्टर लगा दिया है, तो अभी चेक करेंगे हमारा सेट चालू हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग सब लगा दिया। अभी एक बार हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पर हम कनेक्टर लगा दिया और इसमें MI लोगो लिखा हुआ आ गया। तो एक बार हम लोग सेट को चालू करके देखेंगे सेट चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग पावर बटन प्रेस कर दिया और देखेंगे सेट चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए बूट होना शुरू हो गया, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सेट बिल्कुल चालू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप काम करिए, आप लोग भी सक्सेस हो पाओगे। देखिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे एक नॉर्मल सा फॉल्ट था, सिर्फ उसका अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं जा पा रहा था आईसी का अंदर, जिसका वजह से सेट बिल्कुल डेड था। तो ये काफ़ी जगह में CPU वगैरह सब कुछ रिपेयर के फिर भी ये सेट सही नहीं हुआ। इसलिए सिग्नल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को ऑसिलोस्कोप ख़रीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जितना भी मोबाइल आ रहा है ये सब डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। तो डिजिटल सिग्नल जो भी फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलोस्कोप से ही आप मेजर कर सकते हैं, बाकी किसी भी मल्टीमीटर से आप मेजर नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग को जानकारी अच्छा लगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।